यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज से हमारे चैनल पर कुछ अलग तरीके की क्लासेस होने वाली हैं बेस्ड ऑन योर सजेशन के हिसाब से ही। अभी रिसेंट में कुछ व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेजेस आए, कुछ यूट्यूब में भी रहे कि आप जो नर्सिंग क्लासेस लेते हैं उसमें कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन भी ऐड करते जाइए। तो आपका ये आइडिया अच्छा लगा कि यहाँ पर हम नर्सिंग तो पढ़ते ही हैं, साथ में जब आपका 25% नॉन नर्सिंग आता है, क्यों ना आपको डेली 5 या 10 क्वेश्चन है जो साथ में अलग से ऐड किए, अलग से क्लास ना लेके, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट यहाँ पे साथ में तो ऐड ज़रूर किए जा सकते हैं। तो रिसेंट में चीज़ें हो रही हैं या फिर जो आपको और नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है बेस्ड ऑन दैट, तो यहाँ पर अभी से अब जो क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th आपकी रेलवे के लिए चलेंगी, आप लोग ज्वाइन सभी कर सकते हैं इन क्लासेस को, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। मैंने पर्टिकुलर रेलवे इसलिए कहा क्योंकि रेलवे में जीके जीएस आने वाला है, तो यहाँ पे आपके लिए जो एक अच्छा मौका है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अभी जो भी लोग बुक ऑर्डर कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पर जाकर या डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, उनके लिए अभी भी डिस्काउंट है जो कंटिन्यूअस है इस मंथ में, तो आप लोग बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक आपको विदिन 5 या 6 दिन में है जो फ्लिपकार्ट के थ्रू डिलीवर हो रही है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ेंगे और नर्सिंग के क्वेश्चन भी साथ में ऐड किए जाएंगे। तो इस तरीके की क्लास आप एक क्लास आज देखिए। यदि आपको इस तरीके की जीके जीएस के साथ में नर्सिंग अच्छा लगता है, तो वो आपको हर एक जो भी क्लास होगी डेली आफ्टरनून वाली, उसमें आपको ये चीज़ ऐड की जाएगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऐड किया गया है आपको, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, उनके लिए स्पेशली यूपीएस स्कीम को है जो अभी मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। अब यहाँ पर लेकिन जैसे ही मंजूरी मिली है यूपीएस स्कीम को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, वैसे ही एक स्टेट भी ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसके लिए क्या किया है, अपना लिया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सबसे पहले अपनाया है, इम्प्लीमेंट किया, मतलब स्टार्ट। प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उनकी जो 12 महीने की सैलरी रहेगी समथिंग, इसी तरीके से यदि आपने 25 साल तक जॉब कर ली है या फिर उससे ज़्यादा, तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो हकदार हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो एनपीएस स्कीम या यूपीएस स्कीम, इन 2 में से आपको कुछ एक है जो चुनना होगा। तो यहाँ पर यदि आप यूपीएस स्कीम और एनपीएस स्कीम की बात करें, तो एनपीएस तो पहले से ही था, लेकिन अभी यूपीएस को भी है जो इम्प्लीमेंट किया है। और भारत में जो इम्प्लीमेंटेशन तो मोदी गवर्नमेंट ने है जो दिया था, मोदी गवर्नमेंट ने तो 2 दिन पहले ही अप्रूवल दे दिया था इस स्कीम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पे इस तरीके से रहेगा कि जो लोग 10 साल तक जॉब किए तो उनको 10,000 पर मंथ के हिसाब से है जो पेंशन बन जाएगी। जिन्होंने 25 साल से ज़्यादा की तो उनकी सैलरी का 50% लाइक दैट इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है सबसे पहले स्टार्ट कर दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ये अप्रूवल दिया गया था कब, यहाँ पे आप डेट याद रखें कि जो यूपीएस स्कीम है इसका अप्रूवल दिया गया था 24 अगस्त को। 24 अगस्त 2024 को यह जो अप्रूवल दिया था यूपीएस स्कीम के लिए। लेकिन जो महाराष्ट्र है जिस पहला स्टेट बन गया है जिसने इस स्कीम के लिए इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मतलब अपना भी ली है स्कीम और लागू भी कर दी है वहाँ पे। तो महाराष्ट्र जो पहला स्टेट बन गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए, जो वहाँ की गवर्नमेंट के जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने यहाँ पर इस स्कीम के लिए 1 जनवरी 2004 से जिन भी लोगों ने ज्वाइनिंग की थी, आफ्टर 1 जनवरी 2004 से जिन भी लोगों ने ज्वाइनिंग की है उनके लिए स्कीम का है जो फ़ायदा दिया जाएगा। इन्होंने इतने जल्दी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट भी दे दिया, मतलब जिन्होंने 20 साल पहले 2004 में, मतलब 1 जनवरी 2004 से के बाद जॉब ज्वाइन की है तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर ये जो डिसीजन है जो यूपीएस स्कीम, इसका फ़ायदा भी हाल फिलहाल में जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव,
तो उन्होंने कहा है कि अभी 23 लाख लोगों को, 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे अभी नर्सिंग में ही हम बात करें तो जो भी लोग जितनी भी सेंट्रल जगह पर जॉब कर रहे हैं उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलने वाला है। एक और अफरा तफरी मचाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारी नर्सिंग से भी आप मान सकते हैं। क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया न्यू पोलियो केसेस इज आइडेंटिफाइड। तो अभी जो हमारा भारत 27 मार्च 2014 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो मुक्त है जो घोषित कर दिया था। और ये घोषित कब किया था? जब 3 साल से एक भी केस नहीं आया था। भारत में 3 साल तक जो रेडिकेट कंसीडर करता है WHO किसी भी बीमारी को लेके, जब यदि 3 साल तक कोई भी केस ना आए तब। तो भारत में जो रेडिकेशन के लिए कहा गया था, जैसे 2014 में क्या कहा कि 2014 में घोषित किया गया, 27 मार्च 2014 को WHO ने अनाउंस किया था कि भारत में पोलियो का एक भी केस नहीं है। बट अभी भी हम बात करें तो पाकिस्तान में कुछ केस अभी भी निकल आते हैं। तो यहाँ पर वजह थी कि लार्ज वे में वैक्सीनेशन करना। अब लेकिन इंडिया में फिर से एक नया केस सामने आया है। तो यहाँ पर वो पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर 2014 के बाद पहला केस है जो सामने आया है? मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान या फिर मेघालय। जो लोग न्यूज़ देखते होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखते तो कोई बात नहीं। पोलियो का पहला केस आया है अभी रिसेंट में मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। तो मेघालय में जब ये पहला केस आया है तो इसके लिए WHO ने कहा है कि चिंता का विषय तो यह है, क्योंकि 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो यहाँ पर क्या कहा था कि इंडिया क्या है, पोलियो मुक्त हो चुका है। और रियल में हो चुका था, क्योंकि 3 साल से एक भी केस नहीं आया था। जब 27 मार्च 2014 को इंडिया के लिए क्या किया गया, पोलियो मुक्त है जो बताया गया कि भारत में पोलियो का एक भी केस नहीं है। मतलब 3 साल पहले से, मतलब 2011 के बाद से कोई केस आया ही नहीं था, तो 2014 में रेडिकेट घोषित कर दिया। लेकिन अब जो यहाँ पे एक नया केस आया है मेघालय में, तो WHO ने एक इन्वेस्टिगेशन की। आफ्टर दैट पता चला है कि ये केस आया है कैसे, पोलियो ड्राइव्ड वैक्सीनेशन के कारण। मतलब जिसको ये वैक्सीन लग चुकी थी, अब वैक्सीन में होता क्या है कि वीक स्ट्रेन यूज़ किए जाते हैं किसी भी बीमारी की वैक्सीन के। तो अब यहाँ पर जिस भी पेशेंट में जो नया स्ट्रेन मिला है पोलियो वायरस का, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने यही कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर वैक्सीन ड्राइव्ड केस है। वैक्सीन ड्राइव्ड केस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी वैक्सीन आपको लगती है, उसका जो सबसे वायरस का कमज़ोर स्ट्रेन है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है, यह यहाँ पर वंस इन अ वाइल्ड केस, मतलब कभी कभी बहुत सारे लोगों में से कोई एक आध केस वैक्सीन से रिलेट करता हुआ ऐसा हो जाता है। तो याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि नया स्ट्रेन कहाँ पे मिला, कब मिला, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी पोलियो फ्री है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपनी नर्सिंग के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड है आपका क्वेश्चन, विच इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द नर्स इन द एंडोक्राइन क्लिनिक about a patient who has been taking prednisolone 40 mg daily for 3 weeks is most important to report to the health care provider। पहले क्वेश्चन समझिए, फिर मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि एज अ नर्स आपकी ड्यूटी यदि एंडोक्राइन क्लिनिक में लगी है, मतलब जहाँ पर जो ग्रंथियों से रिलेट करता हुआ ट्रीटमेंट हो रहा है, हार्मोनल ट्रीटमेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपका पेशेंट है, उसने 40 mg डेली क्या लेता है, प्रेडनिसोलोन लेता है। तो यहाँ पर पेशेंट क्या है आपका, हु हैज़ बीन टेकिंग प्रेडनिसोलोन 40 mg डेली फॉर 3 वीक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिपोर्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यदि आपका कोई मरीज एंडोक्राइन क्लिनिक में आता है ट्रीटमेंट के लिए, वो डेली 3 वीक से प्रेडनिसोलोन ले रहा है, तो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर उस पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बताने की। पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days ago। Patient has not been taking the prescribed vitamin D. Patient has bilateral 2+ pitting ankle edema. Patient blood pressure is 148/94 mm of Hg। यहाँ पर आपकी क्या है जो एज एन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता होना चाहिए। ये आपका NCLEX बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि आपका मरीज प्रेडनिसोलोन ले रहा है, क्या है, मरीज यदि आपका प्रेडनिसोलोन ले रहा है, तो लेकिन उसने
2 दिन से प्रेडनिसोलोन नहीं ली तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो होगा और उसके कारण अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो देखने को मिलेंगी। प्रेडनिसोलोन क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके इन्फ्लामेशन को भी कम करने का काम करेगा और साथ ही साथ है जो ये कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेगा। कॉर्टिसोल क्या काम करता है हमारी बॉडी में? स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बीपी, ब्लड शुगर, इन सबको मैनेज करेगा। तो यदि 2 दिन पहले से मरीज़ ने क्या किया है, 2 दिन पहले से मेडिकेशन नहीं ली है तो आपका जाहिर सी बात है बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएट हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेडनिसोलोन को यदि सडनली स्टॉप किया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपके एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपका पेशेंट आपको यदि बताता है कि उसने 2 दिन से क्या है प्रेडनिसोलोन नहीं ली है, जो ले रहा है वो 40 mg डेली वो नहीं ली है, तो ये प्रॉब्लम का यहाँ पे टॉपिक आपका हो सकता है क्योंकि विटामिन डी से उतनी प्रॉब्लम सडनली प्रॉब्लम नहीं होगी ना 2+ एंकल एडिमा से होगी। बीपी तो जाहिर सी बात है यदि 2 दिन से मेडिकेशन नहीं ली है तो बीपी तो आपका डिस्टर्ब आएगा ही। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि यदि 2 दिन से मेडिकेशन नहीं ली है पेशेंट ने आपके तो वो है जो समस्या का विषय आपके लिए हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका आंसर होगा यहाँ पर ए, पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days एगो। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन पहले मेडिकेशन रोकने से हुआ क्या कि यहाँ पर प्रेडनिसोलोन क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। कब दिया जाएगा आपको? जब आपको कुछ इस तरीके की समस्याएं हो कि जो नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक ना हो रही हो तब स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर प्रेडनिसोलोन खुद एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। कॉर्टिसोल क्या करता है आपकी बॉडी में? स्ट्रेस को मैनेज करेगा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा, बीपी के लिए भी, मेटाबॉलिज्म के लिए। यदि आप इसको सडनली स्टॉप करते हैं तो जो यहाँ पर आपका एड्रिनल इनसफिशियंसी होगी, और यदि एड्रिनल इनसफिशियंसी हुई मतलब ग्लैंड ने प्रॉपर हार्मोन नहीं बनाए, जो कॉर्टिसोल बना रही है एड्रिनल ग्लैंड वो नहीं बनाया, उसके कारण और अदर प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जब भी आपके पेशेंट को, यदि कोई भी पेशेंट आपका हार्मोनल थेरेपी वाला हो, लेट से प्रेडनिसोलोन की जगह यदि आपका कोई पेशेंट थायराइड मेडिकेशन वाला हो, 2-3 डेज मेडिकेशन ना ले और यदि उसका टेस्ट कराओ तो रिपोर्ट उसकी गड़बड़ आ जाएगी। यदि आपका पेशेंट कोई और मेडिकेशन लेता हो, प्रेडनिसोलोन की जगह कोई भी हार्मोनल थेरेपी लेता हो, वो ना ले तो उसकी बॉडी उसको विदिन 2-3 डेज में ही रिस्पॉन्ड शो करने लगेगी कंपेयर टू विटामिन डी और एडिमा वगैरह के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वन, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग कैक्सिलेट टू अ क्लाइंट, द नर्स एक्सप्लेन्स दैट दिस मेडिकेशन विल। यदि आपने अपने मरीज को कैक्सिलेट एडमिनिस्टर किया है तो एज अ नर्स आप अपने पेशेंट को क्या बताएंगे कि ये मेडिकेशन क्या है? इट विल लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट, लोअर योर पोटेशियम एंड हैव अ डाययूरेटिक साइड इफेक्ट, लोअर योर सोडियम एंड हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट, या फिर लोअर योर सोडियम एंड कॉज द डायरिया। सोडियम इन दोनों को क्या करेगी? लो करेगी। क्या करेगी? लो करेगी। तो जो नॉर्मल पोटेशियम की क्या है? पोटेशियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है? 3.5 to 5.2 MEQ पर लीटर। ब्लड सीरम की मैंने यहाँ पे बताई है। जो पोटेशियम है नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 3.5 to 5.2 MEQ पर लीटर, या फिर 3.5 to 5.2 mmol पर लीटर। अब यदि इससे ज़्यादा होता है तो क्या होगा? हाइपोकैलेमिया। क्या होगा? हाइपोकैलेमिया। और कम होता है तो हाइपरकैलेमिया। अब ऐसे ही यदि आपको पता होगा कि जो ऑप्शन क्वेश्चन में आपको कहा गया है, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि कैक्सिलेट दे रहे हैं। कैक्सिलेट क्या काम करती है? कैक्सिलेट का काम होता है कि पोटेशियम को बाइंड करने का काम करेगी, मतलब चिपकाने का एक तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर यदि सोडियम का भी आपसे पूछा जाए, मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। सोडियम का होता है 135 to 145 MEQ पर लीटर। यहाँ पर सीरम वाली वैल्यू, ब्लड सीरम वैल्यू है दोनों। यदि पोटेशियम पूछे तो 3.5 to 5.2 और यदि सोडियम पूछे तो 135 to 145 MEQ पर लीटर।
तो यहाँ पर जो कैक्सिलेट दिया जा रहा है, कैक्सिलेट का क्या काम क्या होता है कि ये मेडिकेशन पोटेशियम को बाइंड करने का काम करती है। क्या करने का काम करेगी? बाइंड करने का काम करेगी कोलोन में। और यहाँ पर इसके बदले में क्या देगी? सोडियम को एक्सचेंज करेगी। तो एज अ नर्स आप यदि आपके पेशेंट को बताते हैं तो ये क्या कर रही है मेडिकेशन? कैक्सिलेट पोटेशियम लेवल को कम करेगी, बाइंड करेगी, जब तो बाहर निकलेगा बाइंड करके साथ में, और लैक्सेटिव इफेक्ट को क्या करेगी? बढ़ा सकती। लैक्सेटिव का काम क्या होता है? स्टूल सॉफ्ट करने का काम। तो यहाँ पर कैक्सिलेट यदि आपको पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो कैक्सिलेट में आपको ओनली इतना याद रखना है कि ये पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ये क्या करेगी? जब पोटेशियम को बाइंड करेगी तो अपने आप लेवल क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या है? लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट। पोटेशियम को बाइंड करेगी कोलोन से और सोडियम का एक्सचेंज करेगी, जिसके कारण क्या होगा? ब्लड पोटेशियम लेवल कम ही होगा। जब बाइंड करेगी तो बाहर अपने आप बॉडी से एज अ लैक्सेटिव, मतलब फीकल मटेरियल के साथ में भी, स्टूल के साथ में भी पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एज अर्ली एज 7th वीक ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी more than 50% of estrogen entering maternal circulation is produced in। तो यदि 7th वीक की प्रेगनेंसी के आसपास 50% से ज़्यादा एस्ट्रोजन है जो मैटरनल सर्कुलेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवरी, एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा या फिर फैलोपियन ट्यूब। आपको बता दें कि जो इनिशियल प्रेगनेंसी में तो यहाँ पे आपकी ओवरी बनाएगी, लेकिन यहाँ पर 7th वीक में, आफ्टर द 7th वीक के बाद और 8th वीक में प्लेसेंटा है जो एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। एक कंटिन्यू प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एस्ट्रोजन यहाँ पे यदि मैटरनल सर्कुलेशन में 50% से ज़्यादा मैटरनल सर्कुलेशन में फ्लो हो रहा है एस्ट्रोजन, तो ये बनाया किसने है? ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये कौन बनाएगा यदि 50% से ज़्यादा एस्ट्रोजन मैटरनल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है आफ्टर द 7th वीक ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी में। अर्लीएस्ट की बात की गई है, मतलब एज अर्ली एज 7th वीक। आफ्टर द 8th वीक से प्लेसेंटा भी बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 50% एस्ट्रोजन मैटरनल सर्कुलेशन में फ्लो होगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को बनाता कौन है? ओवरी बनाती है। लेकिन यदि आफ्टर दैट पूछते हैं आपसे क्या है? एज अर्ली एज मतलब शुरुआत की 7वें वीक तक की प्रेगनेंसी में, तो ये बनाएगी क्या? ओवरी। क्या बनाएगी यहाँ पे? ओवरी। याद रखें आपको, यहाँ पे आपका आंसर ओवरी होगा। लेकिन यहाँ पर आफ्टर 8th वीक से पूछे, आफ्टर 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तब बनाएगा कौन? प्लेसेंटा। याद रखें आप, नॉर्मल कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बहुत, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआती टाइम में हॉर्मोन्स बनाती है कौन? ओवरी। क्या बनाएगी? ओवरी बनाएगी। लेकिन आफ्टर दैट स्टेज के बाद प्लेसेंटा भी ये बनाना स्टार्ट कर देता है 8वें वीक के बाद से। एज द 5th वाइटल साइन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो अभी तक आपने ओनली 4 वाइटल साइन पढ़े थे, लेकिन अभी 5वें नंबर का जो कि इमरजेंसी में ही अपनाया जाता है, कौन सा वाइटल साइन है? ऑप्शन में मोटार रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, प्यूपिलरी रिएक्शन टू द लाइट या रिस्पॉन्स टू द पेन। अभी रिसेंट में 2023 जनवरी में स्टार्टिंग में एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया है, राजस्थान में पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है 5वें नंबर का वाइटल साइन कौन सा है। जो 5th नंबर का वाइटल साइन है वो कंसीडर किया गया है रिस्पॉन्स टू द पेन। किसके लिए? रिस्पॉन्स टू द पेन। और जो बाकी इनिशियल है वो क्या है? फर्स्ट है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर। ये क्या है आपके? ये बेसिक वाइटल साइन। तो जब भी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपकी पल्स रेट और हार्ट रेट चेक की जाती है, 60 to 100 आती है, मतलब कि क्या है? नॉर्मल है। लेकिन जब भी पल्स रेट और हार्ट रेट आपकी बिलो 60 चली जाए, तब इसको क्या टर्म यूज किया जाता है? ब्रेडिकार्डिया। ये एग्जाम में टर्म्स आते हैं, आप ध्यान से देखिए। और यदि यही पल्स रेट और हार्ट रेट आपकी 100 से ज़्यादा चली जाए तो ये कहलाएगा टैकीकार्डिया। क्लियर? तो बीपी नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg, लेकिन इससे कम होता है तो हाइपोटेंशन, बढ़ता है तो हाइपरटेंशन। वैसे ही रेस्पिरेटरी रेट में है,
10 to 20, नॉर्मल एक एडल्ट की बात करें तो 10 से 20 तक रहेगी। फिर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन यहाँ पे कहा है 95 से 100% तक, यदि 95 से कम होता है मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो कंडीशन कहलाती है हाइपोक्सिया। कोविड के टाइम पे सभी के पास पल्स ऑक्सीमीट्री हो गए थे अपने ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना 98.6 डिग्री, लेकिन जो एक कंसीडर रेंज की जाती है तो यहाँ पर 100.4 तक भी नॉर्मल नहीं माना जाएगा, 101 क्रॉस करेगा मतलब फीवर है। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर जो 5वें नंबर का वाइटल साइन है वो क्या, वो है रिस्पॉन्स टू द पेन। नेक्स्ट इज द ड्यूटी नॉट टू इन्फ्लिक्ट एज वेल एज टू प्रिवेंट एंड रिमूव हार्म इज, कौन सी ड्यूटी है यहाँ पे कहा गया है नॉट टू इन्फ्लिक्ट एज वेल एज टू प्रिवेंट एंड रिमूव द हार्म। तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी नहीं है कि हार्म से प्रिवेंट करना और जो भी हार्मफुल है उसको रिमूव करना। फिडेलिटी, वेरासिटी, नॉन मालफिशियंस या फिर पैटर्नलिज्म, तो क्या है जो कि आपकी ड्यूटी नहीं है किसी भी हार्म को रोकना और उससे प्रिवेंट करना, वो कहलाती है क्या आपकी फिडेलिटी। क्या है वो कहलाएगी फिडेलिटी। तो नर्सिंग के एथिक्स पढ़े हैं हमने, अकॉर्डिंग टू दैट आपको जरूरी नहीं फिडेलिटी पूछा जाए, हो सकता ऑटोनॉमी पूछ ले। तो यहाँ पर फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस टू अ पर्सन। क्या है, यदि आप एक नॉर्मल टर्म में बात करें फिडेलिटी, तो यहाँ पर क्या है किसी के ऊपर आपको क्या होना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आपको उस पर भरोसा होना। फिर जो बेसिक प्रिंसिपल है एग्जाम में आ सकते हैं आपको, तो यहाँ पर है कि जो आपकी ड्यूटी नहीं है किसी को कुछ हार्म होता है नुकसान होता है उसको रोकना। बेसिक जो आते हैं ऑटोनॉमी मतलब दूसरों की लिबर्टी, मतलब जो भी उनके रिलीजियस वगैरह उनको क्या करना, रिस्पेक्ट करना। जस्टिस मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे नुकसान हो या फायदा हो आपको एक रिलायबल डिसीजन लेना है। फिडेलिटी द ड्यूटी टू डू व्हाट वन हैज प्रॉमिस्ड, किसी ने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करना। नॉन मालफिशियंस मतलब दूसरे को है जो हार्म नहीं पहुंचाना है। बेनिफिशियंस अपने अच्छे काम करना। वेरासिटी का मतलब है कि द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ, क्या है ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। इनमें से एक ना एक आपको एग्जाम में आता है, तो अब आपको या तो फिडेलिटी पूछ सकते हैं, वेरासिटी पूछ सकते हैं, नॉन मालफिशियंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज congenital syndromes related to viral infections are most likely to occur if the mother contracts the illness during which of the following trimester। तो कंजेनाइटल सिंड्रोम है जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, वो किस ट्राइमेस्टर में होने के चांस रहेंगे, इन द फर्स्ट, इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, पोस्टपार्टम पीरियड में। किस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंजेनाइटल सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं, वो होते हैं पहले ट्राइमेस्टर में। किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर होने का, कंजेनाइटल सिंड्रोम्स होने का। इनकेस यदि कुछ भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स बनती है तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एज इन डॉक्टर की परमिशन से यदि माँ चाहे तो अवॉइड भी किया जा सकता है। जितने भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम डेवलप होती हैं कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। Especially viral illness, it increase the chance that a congenital syndrome could result from the infection। जैसे कि चिकन पॉक्स ही ले लो, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो जब आपका बच्चा पैदा होगा उसको वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांसेस, जो डेवलपिंग बेबी है उसको वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इवन उसको जब बड़े भी होगा तो उसको बचपन में बार बार है जो क्या हो सकता है, वेरिसेला सिंड्रोम के कारण चिकन पॉक्स हो सकता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेज हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं, बोलते हैं नहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण। लेकिन कंजेनाइटल सिंड्रोम किसके, वायरल इन्फेक्शन कब होंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट इज द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स वेयर नर्स प्रायोरिटाइज्ड बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स इज आइडेंटिफाइड एज। तो यहाँ पे कहा गया है कि हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की जो थ्योरी है किसने दी है, सिगमंड फ्रूड, कुबलर रॉस, एरिक एरिक्सन या फिर इब्राहिम मास्लो, किसने दी है। सिगमंड फ्रूड भी आपने पढ़ा है, कुबलर रॉस ने तो जो ब्रीफ की स्टेप दिए हैं 5, एरिक एरिक्सन ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, ये थ्योरी दी है इब्राहिम मास्लो ने। किसने, इब्राहिम मास्लो ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 5 स्टेप होते हैं,
पहली होती हैं आपकी बेसिक ज़रूरतें, जिसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल के, जो अब्राहम मास्लो ने हायर की नीड्स थ्योरी दी है। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब आपकी बेसिक ज़रूरतें, खाना पीना, सोना, सेक्स और एक्सक्रीशन। सेफ्टी मतलब आपके पास घर होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, तो क्या है आपकी सेफ्टी में। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस मतलब आपकी दोस्त होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। फिर आता है आपका सेल्फ स्टीम, आप अपनी रिस्पेक्ट करें, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, क्वेश्चन में कहा गया है कि ह्यूमन नीड्स को जहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड रखा गया है, तो वो होगी अब्राहम मास्लो की थ्योरी। कौन सी? अब्राहम मास्लो की थ्योरी। नेक्स्ट इज नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन एडल्ट। तो एक एडल्ट पर्सन में नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होगा? 94 to 99%, 90 to 95, 89 to 93% या फिर 80 to 85%। तो एक नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन की हम बात करें तो यदि 100 तक है मतलब अच्छा है। कहाँ तक है? 100 तक है तो अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर होगा 94 से 99 तक। 94 to 99 तक है मतलब क्या है? ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब सही है, नॉर्मल है। जो रीडिंग होती है यदि 96 से ज़्यादा है तो मतलब सही है। पल्स रेट जब इस केस में होगी 40 से 100, टेम्परेचर होगा 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब होम मॉनिटरिंग में जब कोविड हुआ था, जिनको भी हुआ था, इवन मुझे भी हुआ था, तो जब भी यहाँ पे कहा जा रहा था कि जब आपका SpO2 लेवल 95 से कम हो जाए तब आपको हॉस्पिटल जाना है। फिर बाद में कहा गया 90 से कम हो जाए तब आपको एडमिट होना है। तो यहाँ पर जो एक रेंज है, अकॉर्डिंग टू रेंज की बात करें हम, तो कितना है? 95 से 100 तक नॉर्मल है। बिलो 95 तक आता है मतलब पर्सन को ट्रीट करने की ज़रूरत है, इवन होम मॉनिटरिंग में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट कंप्लेंट अबाउट नोजिया आफ्टर हैविंग फूड। दिस टाइप ऑफ डेटा इज, तो जब भी आप खाना खाते हैं तो उस टाइम पे आपको नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग नहीं होती, ओनली लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी। तो किस टाइप का डेटा? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पर्सनल या फिर नन ऑफ देम। दो तरीके का डेटा आपने पढ़ा है जब भी आप नर्सिंग असेसमेंट करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो उस टाइम पे फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट। उसमें दो तरीके का डेटा होता है, एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे कहा है कि पेशेंट बता रहा है कि उसको नोजिया हो रहा है। नोजिया हो रहा है चीज़ पर्सन ने बताई है, आपको पता नहीं है। किसने बताई? पर्सन ने बताई है। तो ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। कौन सा? ऑब्जेक्टिव डेटा। The refractive error caused by the differences in curvature of cornea and lenses। तो एक जो रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है, क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है कि जो कर्व बन रहा है कॉर्निया और लेंस के बीच में, वो क्या है? हेमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो जो क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव का मतलब है कि जो आपका कर्वेचर बनना चाहिए कॉर्निया और लेंस के स्ट्रेट में, लेकिन वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो गया है। जो आप महंगे लोग देखते हैं, देखते कहीं उनको दिखता कहीं और का है, वही सिचुएशन है यहाँ पर। वो क्या हुआ? एस्टिग्मेटिज्म। क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया का मतलब होगा नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होगा फार साइटेडनेस, हेमेट्रोपिया का मतलब है कि नॉर्मल विजन। क्या है? नॉर्मल विजन। यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें आपके कॉर्निया और लेंस के बीच का जो कर्वेचर है, क्या है? डिफरेंस है और अलग है। मायोपिया नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस। नॉवडेज आपने देखा होगा कि इंसुलिन पेन जैसी डिवाइस से दिया जाता है। क्यों दिया जाएगा? शॉर्टर इंजेक्शन टाइम, एक्यूरेट डोज डिलीवरी, लोअर कॉस्ट विथ रीयूजेबल इंसुलिन कार्टलेस, रीयूज ऑफ स्मॉलर गॉज निडल्स। यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पेन जैसे ही रहेगा, देखने में लगेगा पेन जैसे। यहाँ पर इंसुलिन की जो डिलीवरी डिवाइस है क्या करेगी? एक एक्यूरेट, जितने डोज की जरूरत है उतना ही देगी। इस तरीके से आएगा पेन जैसे, जितने डोज की जरूरत है उतना डोज ही दिया जाएगा, इसीलिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द नोट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन
रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट स्टूडेंट्स डेटा ऑन प्रैक्टिस। कौन सा है जो अभी रिसेंटली नर्सिंग एजुकेशन में यूज किया जा रहा है डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, स्टूडेंट का डेटा प्रैक्टिस के लिए? एनेक्डोटल, नर्सिंग नोट, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकॉर्ड्स या फिर क्रिटिकल इंसिडेंट रिकॉर्ड? कौन से नोट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन के लिए? वो कहलाते हैं आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। कौन से? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा फिलअप करने के लिए यूज किए जाएंगे। स्टूडेंट का डेटा आपने ड्यूटी की है या नहीं, कितने दिन एब्सेंट रहे, वो सब चीज़ों के लिए भी यूज किया जाएगा। द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरिब्रल स्टेटस इज, तो सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए मोस्ट रिलायबल इंडेक्स कौन सा होगा? ऑप्शन में है यहाँ पे प्यूपिलरी रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डीप टर्न ऑन रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ पर सेरिब्रल स्टेट का मतलब है कि आपका जो माइंड है, आपका जो माइंड है उसकी क्षमता क्या है, सही तरीके से चल रहा है नहीं, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक सेरिब्रल इंडेक्स में आएंगी। अब जो सेरिब्रल इंडेक्स है इसको चेक करने के लिए सबसे सही चीज़ क्या होगी? तो सबसे बेस्ट तरीका होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को नापने के लिए जो स्केल यूज की जाती है वो कहलाती है ग्लासगो कॉमा स्केल। एग्जाम में आती है GCS स्केल। 15 है जो मैक्सिमम पॉइंटिंग होती है, बिलो 3 जाता है मतलब पर्सन कॉमा में जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेरिब्रल इंडेक्स के लिए सबसे, सेरिब्रल स्टेटस के लिए सबसे अच्छा इंडेक्स है वो क्या है? वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपका आंसर सीधा ऐड किया गया है साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? तो सबको पता है विटामिन A, D, E, K। ए फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील विटामिन। यदि ये विटामिन ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो हाइपर विटामिनोसिस होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन के ज़्यादा होने के कारण ही होता है, स्पेशली ए के कारण। फिर यहाँ पर आते हैं पानी में घुलनशील और वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन सी और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं इसलिए वो। नेक्स्ट इज द एंटीडोट टू हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा है? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट या फिर एट्रोपिन। तो हेपेरिन और वारफ्रिन दोनों क्या है? एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट है यहाँ पर। तो हेपेरिन और वारफ्रिन है जो दोनों एग्जाम में आती है, लेकिन हेपेरिन का एंटीडोट पूछा गया है। हेपेरिन का क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। फिर यहाँ पर विटामिन के है, किसका है? वारफ्रिन का। किसका? वारफ्रिन का। हेपेरिन को प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। कौन सा जो एंटीकोगुलेंट है जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? ओनली हम हेपेरिन ही दे सकते हैं। क्यों दे सकते? क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। हेपेरिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जा सकता, इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दिया जाता है। यदि ओरल एंटीकोगुलेंट पूछे तो वो है वारफ्रिन। वारफ्रिन को कभी भी IVIM नहीं देंगे, सीधा ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर अ कोमाटोस पेशेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इज। कोमाटोस पर्सन में हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? अल्टर्ड सेंसोरियम, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी या फिर अल्टर्ड न्यूट्रिशन। जब भी मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कॉन्शियसनेस लेवल दी जाए, मोबिलिटी दी जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, लेकिन आपके पास साथ ही साथ क्या हो? एयरवे क्लियरेंस या फिर एयरवे से रिलेट करता हुआ ऑप्शन है, तो वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। कोमाटोस पर्सन है मतलब मरीज क्या है? कोमा में है। कोमा में है तो यहाँ पर उस पेशेंट के लिए आपकी सबसे अच्छी प्रायोरिटी क्या होगी? वो होगी आपकी बेस्ट प्रायोरिटी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। एयरवे को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रीडिंग इज बिटवीन। नॉर्मल CVP कितना होगा? 0 to 5 सेंटीमीटर्स, 5 to 10, 10 to 15 या फिर 15 to 20।
तो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है क्या, सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा, नॉर्मली होता है 5 से 10 सेंटीमीटर्स की रेंज में, कितना 5 to 10। अब यहाँ पर ये देखिए, आप ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर सीबीपी पूछा है, सेंट्रल वीनस प्रेशर पूछा है, यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10, 5 to 10। यदि H2O में पूछे, किसमें, यहाँ पर सॉरी 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O है, क्या है 5 to 10 सेंटीमीटर H2O है। लेकिन यहाँ पर mm ऑफ Hg में पूछे तो कितना होगा 7.5 mm ऑफ Hg, कितना 10 सेंटीमीटर H2O इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर H2O। क्लियर है। यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10, और यदि यहाँ पर mm ऑफ Hg में मर्करी में पूछे तो 7.5। नेक्स्ट इज a patient with congestive cardiac failure experiences dyspnea due to, तो यहाँ पर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का मरीज है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे, accumulation of fluid in the interstitial space and alveoli of lungs, bronchial secretion and spasm, pulmonary embolism, pulmonary congestion resulting from cardiomegaly। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पर्सन में क्या होगा, फ्लूइड ऑक्यूमुलेट होगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, एल्विलाई, लंग्स और एल्विलाई के यहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, प्रॉपर जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और इसके कारण क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्विलाई ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट वन इज A client on anticoagulant therapy is specially monitored for, यदि कोई पर्सन एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन ले रहा है तो उसको और कौन सी चीज मॉनिटर करेंगे हम, नोजिया, चेस्ट पेन, इंसोम्निया, प्रेमेच्यूरिया। तो एंटीकोगुलेंट वाले मरीज में आपकी जो प्रायोरिटी होगी एज एन ऑप्शन की होगी हेमेच्यूरिया। क्या है, यूरिन के साथ ब्लड तो नहीं जा रहा है, वो चीज आपको मॉनिटर करना है। क्या है, यूरिन के साथ में जो ब्लड तो नहीं जा रहा है, वो चीज आपको मॉनिटर करके रखनी है। नेक्स्ट इज द नर्स हु ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन अ न्यूबॉर्न सस्पेक्ट, यदि जो न्यूबॉर्न बेबी उसको फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, तो क्या होगा बच्चे को, ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, हिस्ट्रिंग्स डिसीज, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नाम आपको याद आया होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने किस में मिलती है, ये देखने को मिलती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, किसमें, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। अब यहाँ पर जो कंजेनाइटल ही है, जब तो बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी को वॉमिटिंग तो हो रही है। हिस्ट्रिंग्स डिसीज है जो मेगा कॉलन डिसीज हम कहेंगे, इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी, बच्चा है जो 48 आवर तक हो जाएंगे, मेकोनियम पास नहीं करेगा। यहाँ पर यदि वॉमिटिंग पूछते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो क्या होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस, congenital hypertrophic pyloric stenosis। Next is a person with diabetic mellitus is asking you the calories obtained from 1 teaspoon of sugar। Your answer would be, तो डीएम वाला मरीज है, उसके लिए कैलोरी पूछता है कि 1 चम्मच शक्कर में 1 टीस्पून इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरी, 5, 15, 20 या फिर 60। यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर इज इक्वल टू 20 किलो कैलोरीज, कितने, एक जो चम्मच 1 टीस्पून है किसके बराबर होगी आपकी 20 कैलोरी के बराबर, कितनी, 20 कैलोरी के बराबर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कौन से फूड आइटम्स हैं जो विटामिन ए के रिच सोर्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स, राइस एंड पोटैटोज, ग्रीन ग्राम एंड दाल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कौन से हैं जो रिच सोर्स हैं विटामिन ए के, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है क्या, येलो फ्रूट, ऑरेंज कलर के फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब क्या है आपके रिच सोर्स है विटामिन ए के। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स माने जाएंगे, प्रोटीन के हैं जो दालें होंगी। लेकिन यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, येलो फ्रूट, ऑरेंज फ्रूट, कैरेट हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, ये सब किस तरीके के लिए है, पपाया हो गया, सॉरी किसके लिए, विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट इज द यूरिनरी आउटपुट ऑफ अ क्लाइंट फॉर 24 आवर वाज 350 ml, नर्स हैज डॉक्यूमेंटेड द ऑब्जर्वेशन एज, यदि यूरिन आउटपुट 24 घंटे में 350 ml है, तो एज ए नर्स आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, एन यूरिया,
पॉलीयूरिया, डिसयूरिया या फिर ओलिगोयूरिया। एनयूरिया का मतलब तो 100 ml से भी कम पास होना, वो भी 24 घंटे में एब्सेंट ही होना। पॉलीयूरिया में बहुत ज़्यादा यूरिन का पास आउट होना। डिसयूरिया में मतलब दर्द होगा यूरिन पास करते टाइम, जलन होगी। ओलिगोयूरिया में 500 ml से कम जब यूरिन पास होगी 24 घंटे, वो कहलाएगा ओलिगोयूरिया, कम यूरिन का पास होना और ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट वन इज which one of the following terms indicates increase in the size of cells without increase in the number of cells। क्वेश्चन ध्यान से देखें, एक आंसर में आपने पढ़े हुए हैं कि जब आपकी जो सेल्स की साइज बढ़ती है लेकिन सेल्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लासिया या फिर एट्रोफी। की साइज बढ़ती, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स बट विदाउट इंक्रीज इन द नंबर, तो ये कहलाएगा आपका हाइपरट्रॉफी। क्या है, हाइपरट्रॉफी। अब ये देखिए यहाँ पर जो हेल्दी सेल्स होगी इस तरीके से होगी, हाइपरट्रॉफी में सेल्स की साइज बढ़ती जाएगी, लेकिन हाइपरप्लासिया में सेल्स की साइज वही रहेगी लेकिन सेल्स के नंबर बहुत फास्ट तरीके से बढ़ेंगे। जब ये हाइपरप्लासिया होगा तो इसके साथ में मेटास्टेसिस भी होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनेंगी, कहलाएगा मेटास्टेसिस, मतलब स्प्रेड होना। हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, सेल्स की साइज बस बढ़ेगी लेकिन नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाइपरप्लासिया में सेल्स के नंबर बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन द क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन इट इज टर्म्ड एज। जब क्लाइंट ओनली अपराइट पोजीशन में सांस ले पाएगा, मतलब बैठ के ही सांस ले पाएगा, तो क्या है, ऑर्थोपनिया, टैकिपनिया, डिस्निया, फिर एपनिया। तो डिस्निया में पेनफुल मतलब जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई, टैकिपनिया में बहुत ज़्यादा, क्या है, टैकिपनिया में जब टिश्यूज़ में भी ऑक्सीजन में कमी होती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत होगी। एपनिया में एब्सेंट हो गया। ऑर्थोपनिया में मतलब आप अचानक से उठते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो है क्या है, ऑर्थोपनिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑर्थोपनिया। Next is a client after pneumonectomy will be positioned on। पर्सन की यदि न्यूमोनेक्टोमी हुई है तो यहाँ पर आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन एंड आइदर साइड, ऑपरेटेड साइड और बैक, या फिर अनऑपरेटेड साइड और बैक। जब पर्सन की यहाँ पर सर्जरी का नाम क्या दिया हुआ है, न्यूमोनेक्टोमी, क्या है, न्यूमोनेक्टोमी हुई है। न्यूमोनेक्टोमी का मतलब होता है पूरे लंग्स को ही रिमूव कर देना, क्या है, पूरे लंग्स को ही रिमूव कर देना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग्स। क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स को ही रिमूव किया गया है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, ऑपरेटेड साइड और बैक पोजीशन। नेक्स्ट इज व्हेन पीरियड ऑफ हाइपरएपनिया अल्टरनेट्स विथ पीरियड ऑफ एपनिया द ब्रीदिंग पैटर्न इज टर्म्ड एज। जब पीरियड ऑफ हाइपरएपनिया, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अल्टरनेट्स विथ पीरियड ऑफ एपनिया, फिर यहाँ पे सांस स्टॉप हो रही है लेना, ब्रीदिंग स्टॉप ही होने लगी है, तो कौन सा पैटर्न है, कुस्मॉल, काइमी स्ट्रोक, ब्रैडिपनिया या फिर टैकिपनिया। ब्रैडी में तो कम होगी, टैकिपनिया में ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर जो क्या कहा गया, कुस्मॉल रेस्पिरेशन है कि ये की काइमी स्ट्रोक है, तो ये कहलाएगी काइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या है, काइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। फिर यहाँ पर जो कुस्मॉल ब्रीदिंग है, कुस्मॉल ब्रीदिंग और कुस्मॉल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा, आपकी रैपिड और बहुत फास्ट तरीके से डीप ब्रीदिंग, जिसको हम लेबर ब्रीदिंग भी कह सकते हो, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलेगी। तो काइमी स्ट्रोक है, क्या है, काइमी स्ट्रोक है यहाँ पर ब्रीदिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कुछ एक टाइम के लिए हाइपर एपनिया होता है लेकिन साथ में एपनिया भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट आफ्टर लिवर बायोप्सी शुड बी विजिलेंटली ऑब्जर्व फॉर। यदि किसी पर्सन की लिवर बायोप्सी हुई है तो आप किस चीज़ के लिए चेक करेंगे, हेमरेज के लिए, डिस्निया के लिए, वॉमिटिंग के लिए कि पेन के लिए। लिवर बायोप्सी, बायोप्सी में क्या किया जाता है, टिश्यूज को रिमूव किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि कैंसर है या नहीं। ऑटोप्सी अलग होती है, जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होगा वो। यहाँ पर लिवर बायोप्सी में क्या चेक करना है, आपको हेमरेज के लिए क्या करना है, मॉनिटर करना है और हेमरेज के लिए चेक करते रहना है।
नेक्स्ट वन इज vaginal examination is indicated when membranes rupture spontaneously in a pregnant woman with polyhydramnios। तो देखिए क्वेश्चन कि यहाँ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई स्पॉन्टेनियसली अचानक से, और लेडी को क्या पॉलीहाइड्रोमनियस मतलब 2000 से भी ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, असेस द फीटल मेच्योरिटी, डिटरमाइन स्टेज ऑफ लेबर, नोट द पोजीशन ऑफ द फीटस एंड रूल आउट द क्वाड प्रोलैप्स। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी पॉलीहाइड्रोमनियास में आपकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो क्वाड प्रोलैप्स ना हो पाए। क्या है, क्वाड प्रोलैप्स ना हो पाए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज फॉर एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज। एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन रीजन क्या है, एटोनिसिटी का मेन रीजन क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, रिटेंड प्रोडक्ट होगा, SLE होगा या फिर जॉइंटिस होगा। मेजर कॉज होता है एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का होता है रिटेंड प्रोडक्ट। रिटेंड प्रोडक्ट का मतलब प्लेसेंटा है जो पूरे तरीके से कुछ ना कुछ बिट्स हैं जो अंदर ही रह जाते हैं। मतलब 30 मिनट हो गए बच्चे को डिलीवर हुए, प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, इवन आता है तो कुछ पार्ट्स अंदर रह जाते हैं, तो कहलाता है रिटेंड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, रिटेंड प्रोडक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट एक्यूरेट एरिया टू चेक द पल्स रेट इन एन इन्फेंट इज। तो इन्फेंट में पल्स रेट चेक करने का सबसे अच्छा साइट क्या है, कैरोटिड, ब्रैकियल, टेम्पोरल या फिर एपिक्स। कैरोटिड बड़ों में सबसे एडल्ट में सबसे बेस्ट माना जाता है, वो बच्चों में एपिक्स ऑफ द हार्ट। कहाँ पे, एपिक्स ऑफ द हार्ट चेस्ट के यहाँ पे चेक की जाएगी पल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HbNc। ये भी बहुत आता है एग्जाम में, HbNc। ऑप्शन में होम बेस्ड न्यू मदर केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, हाउस बेस्ड न्यू मदर केयर या फिर हॉस्पिटल बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होगा यहाँ पर HbNc का फुल फॉर्म। तो HbNc का मतलब होता है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होगा, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे पहले आपको मीनिंग बता दें कि जो यहाँ पे आपका HbNc होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर क्या होगा, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। अब ये HbNc केयर है जो यहाँ पर कब लाई गई थी, 2011 में। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम को लाया गया था 2011 में। अब यहाँ पर ये जो HbNc है इसके इंसेंसिटाइज्ड कौन होते हैं, मतलब इसको कौन कंडक्ट करते हैं, तो वो होंगी आशा वर्कर जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं। वो विजिट करती हैं घर, जिस भी घर में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वहाँ पर जाके पूरी प्रेगनेंसी भर यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पे जो डेटा वगैरह तो रहता है वो करती हैं। लेकिन जब होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की बात आती है, आफ्टर द डिलीवरी के बाद दी जाने वाली केयर, अब जो डिलीवरी यदि घर पे हो गई है तो उनको भी दिया जाएगा केयर, और जो हॉस्पिटल में हुई हैं घर आ गई हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, उनकी भी केयर यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पर 42 दिनों तक की केयर, यहाँ पर कितनी, जो परपीरियम पीरियड होता है कितने दिनों का होता है, पोस्टपार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड 42 दिनों का होता है। क्लियर। तो अब जो यहाँ पर HbNc केयर है, क्या है, HbNc केयर है, तो यहाँ पर इस HbNc केयर में जो विजिट की बात करें, हम विजिट की बात करें, 6 विजिट की जाती हैं यदि क्या हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई हो। मतलब ये आपको विजिट याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि यदि किसी की हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो जो आशा वर्कर जाती हैं विजिट के लिए, आशा वर्कर फ्री में तो जाके विजिट करेंगी नहीं, यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो 3rd डे से जाके चेक करेंगे, क्योंकि शुरुआती 48 घंटे तक तो हॉस्पिटल में ही रहेगी प्रेग्नेंट लेडी और बच्चा। तो यहाँ पर न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए 6 विजिट की जाएंगी। कहाँ पे, यदि हॉस्पिटल वाली डिलीवरी हुई हो तो कब कब की जाएंगी आशा के द्वारा वो विजिट, डे 3rd में, डे 7th, डे 14, डे 21, डे 28 और डे 40। याद रखना एग्जाम में पूछी जाती हैं। यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तो 6 विजिट, होम बेस्ड डिलीवरी होगी तो ओनली यहाँ पर जिस दिन डिलीवरी हुई वो दिन एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। 1, 3, 7 जो 6 विजिट है वहाँ पे दिन स्टार्ट हुए तीसरे दिन से, क्योंकि 48 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे इसलिए। अब जो 7 विजिट होती है होम बेस्ड डिलीवरी में,
तो 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42 ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, एएनएम में भी आ सकता है, जीएनएम में भी आ सकता है। और आशा जब पर विजिट के लिए जाएगी तो उसको पर विजिट का 250 रुपीज़ है जो प्रोवाइड किया जाएगा, वो पेमेंट आपको नहीं देनी है, वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है वो जो पेमेंट होती है वो कब दी जाती है, पर विजिट में 250 रुपये किसके लिए, आशा के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नर्स डूइंग व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो एज अ नर्स आप जब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, असेसिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे आप। तो जब यहाँ पर एज अ नर्स आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने वाले होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप उस चीज़ को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, असेसमेंट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इवैल्यूएशन निकालेंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आएगी, वो होगा आपका एनालिसिस करना, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट झट से खड़े हुए और जाके मरीज से फट से पूछने लगे कि चलो भाई अपने बारे में बताओ। आपको पहले जो भी पेशेंट आपके पास आया है आपको उसके बारे में एनालिसिस करना होगा, देन आफ्टर आप उसकी पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करने से लेके क्या केयर की है वो पूरा बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग केयर प्लान। तो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए जो नर्सिंग केयर प्लान होते हैं उसके टोटल स्टेप कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने, 5 होते हैं। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन और प्लानिंग, गोल और प्लानिंग सेम होता है, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवालुएशन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करने के बाद पहले असेसमेंट करेंगे। 2 तरीके के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, मतलब जो पेशेंट यहाँ पे आपको बता रहा है। ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ें आप चेक करते हैं, जैसे पेशेंट ने कहा कि उसकी बॉडी, जो यहाँ पर सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट क्या कह रहा है कि उसको गर्माहट फील हो रही, स्वेटिंग आ रही है, वीकनेस टाइप हो रही है। अब जो आपने चेक किया तो उसमें फीवर, पायरेक्सिया, आपको कैसे पता चलेगा, जब आपने चेक किया। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे क्या बनता है आपका, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। अब डिसीज कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्या होगी कि बॉडी टेम्परेचर को कम करना है। प्लानिंग जो आप गोल बनाते हैं वो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर कम करना है। इसी तरीके से यदि आपके पास कोई मरीज सर्दी खांसी वाला आ रहा है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम का आ रहा है, तो इस तरीके से आपको नर्सिंग असेसमेंट के बाद आफ्टर दैट डायग्नोस करेंगे। मतलब क्या, जब जो चीज़ें आपको पता चलेंगी बेस्ड ऑन दैट उसी के तो डायग्नोस होगा, मतलब क्या बीमारी है उसी के हिसाब से आप उसकी केयर करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर ये आपकी क्या है, एनसीपी केयर। यहाँ पे जो नर्सिंग केयर प्लान के यदि आपको स्टेप पूछो तो याद रखना है, आपके जो एनसीपी के स्टेप होते हैं, यहाँ पे फिर से आपको लिख देती हूँ। फर्स्ट होता है आपका असेसमेंट, क्या होगा, असेसमेंट, फिर होगा डायग्नोसिस, फिर होगी आपकी प्लानिंग, प्लानिंग के बाद होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको सीक्वेंस पूछा जाता है। लास्ट में आता है इवालुएशन, मतलब आपने जो केयर की उससे मरीज ठीक हुआ या नहीं। ये आपके स्टेप हैं जो एग्जाम में सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, विच मैन्यूवर इज सीन इन दिस इमेज। यहाँ पर देखिए बिलो द अम्बलाइकस दोनों हाथ से प्रेशर लगाया जा रहा है, तो ये कौन सा मैन्यूवर किया जा रहा है, लॉपसेट मैन्यूवर, डनकेन, क्रैट्स या फिर वाल्साल्वा मैन्यूवर। ये सभी मैन्यूवर आपको एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछे जरूर जाते हैं। अब यहाँ पर जब ध्यान से देखिए इमेज को, बिलो द अम्बलाइकस दोनों हाथों की फिंगर्स से है जो प्रेशर लगाया जा रहा है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर साइड और बिलो द अम्बलाइकस के, तो ये क्या किया जा रहा है, ये कहलाता है क्रेट्स मैन्यूवर। क्या कहलाएगा, क्रेट्स मैन्यूवर। इसका मतलब क्या होता है कि यदि जिसका क्या हो गया, ब्लैडर फुल हो गया है, ब्लैडर फुल हो गया है, फीलिंग ऑफ फुलनेस हो रही है बट यूरिन पास नहीं हो रही है, उस दौरान ये क्या किया जाएगा, थोड़ा सा हल्के हाथों की फिंगर से प्रेस किया जाएगा, तो वो कहलाता है आपका क्रेट्स मैन्यूवर। ये देखिए
प्लेस योर palms फ्लैट ऑन द पेशेंट्स एब्डोमेन जस्ट बिलो द नेवल, अम्बलाइकस नाभि के नीचे जेंटल फर्म प्रेशर लगाना है। इसके कारण यदि ब्लैडर फुल है और यूरिन से ब्लैडर फुल हुआ है तो उसको बाहर निकालने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसको कहा जाता है क्रेट्स मैन्यूवर। नेक्स्ट वन इज इन द इमेज कुलिन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन आर सीन। दो इमेज है यहाँ पर, इसमें कुलिन साइन है, ग्रे टर्नर साइन है। तो ये किस डिसीज के क्लासिकल फीचर हैं? पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर नन ऑफ द अबव। अपेंडिसाइटिस का तो रॉपसिंग साइन है और मैकबर्नी पॉइंट साइन बहुत एग्जाम में आता है। गैस्ट्राइटिस का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो गया। पैंक्रेटाइटिस का क्या होता है, पेंक्रियास जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। अब यहाँ पर ये जो साइन दिख रहे हैं, ये जो साइन दिख रहे हैं क्या है, कुलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन। कुलिन साइन में क्या होगा कि जो इरेगुलर हेमरेजिक पैचेस देखने को मिलेंगे, कहाँ पर, नाभि के चारों तरफ या फिर अराउंड द अम्बलाइकस भी कह सकते हैं, और नाभि के चारों तरफ जो हेमरेजिक पैचेस दिख रहे हैं पर्पल कलर के, तो ये कहलाते हैं कुलिन साइन। ग्रे टर्नर साइन जो कि बाइलेटरल फ्लैंक रीजन में ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग रेट्रोपेरिटोनियल एरिया के यहाँ पर साइड में आपको ये जो दिखेगा ग्रे टाइप से, दोनों में जो कलरिंग है वो सेम हो सकती है, ग्रे या फिर पर्पल टाइप की, लेकिन जो बेस्ड ऑन एरिया है वो अलग होगा। ग्रे टर्नर में क्या होगा, फ्लैंक रीजन में साइड में, बाकी कुलिन में और अम्बलाइकल के चारों तरफ है जो देखने को, अम्बलाइकस नाभि के चारों तरफ देखने को मिल सकता है। और ये दोनों क्लासिकल फीचर हैं किसके, पैंक्रेटाइटिस के। किसके हैं, पैंक्रेटाइटिस के। नेक्स्ट है आपको मर्फी साइन इज सीन इन विच डिसीज। तो यहाँ पर भी ये क्लासिकल साइन है एक डिसीज का। मर्फी साइन किसमें देखने को मिलेगा, कोलिसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस, मल्टीपल माइलोमा या फिर कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट के 3 ट्रायड साइन पूछे जाते हैं, तो मर्फी साइन कार्डियक टेम्पोनेट का नहीं है, ना माइलोमा का है, ना ही ये यहाँ पे कोलीलिथियासिस का है। कोलीलिथियासिस का मतलब क्या होता है, गॉल स्टोन, मतलब कि गॉल ब्लैडर में क्या है, गॉल ब्लैडर में हार्ड डिपोजिशन हो जाना या फिर पथरी बन जाना गॉल ब्लैडर में आपके। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। तो जो मर्फी साइन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कोलिसिस्टाइटिस में, कोलीलिथियासिस में नहीं, किसमें, कोलिसिस्टाइटिस में। देखिए इस तरीके से गॉल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम है क्या, कोलिसिस्टाइटिस, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, गॉल ब्लैडर में आपको इन्फेक्शन होने के कारण इन्फ्लामेशन होगा। और जब भी एग्जामिनर 2 फिंगर से यहाँ पे चेक करेगा लिवर बॉर्डर के यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बहुत जोर से दर्द फील होगा, वो कहलाएगा आपका मर्फी साइन। मर्फी साइन क्लासिकल साइन किसका है, कोलिसिस्टाइटिस का। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। यदि आपको स्पुटम डिस्पोज करना है, लेट्स से कि कोई पेशेंट थूक गया, कोई पेशेंट स्पिट कर गया, तो आप वहाँ पे कैसे, डायरेक्ट हाथों से जाके उठा लेंगे क्या उसको, ब्लीचिंग पाउडर से, फिनॉल, बर्निंग या फ्यूमिगेशन से। तो जो यहाँ पे स्पुटम है उसको किस मेथड के थ्रू डिस्पोज किया जाएगा, तो बेस्ट मेथड होगी ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगी, ब्लीचिंग पाउडर। बेस्ट मेथड कंसीडर क्या की जाएगी आपकी, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर स्पाइनल टैप और लंबर पंचर। लंबर पंचर और स्पाइनल टैप के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाएगी, सी शेप पोजीशन, नी चेस्ट, बोथ या फिर ओनली ए। कौन सी पोजीशन अपनाई जाएगी स्पाइनल टैप और लंबर पंचर के लिए। तो स्पाइनल टैप और लंबर पंचर के लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है वो दोनों होती हैं, सी शेप भी और नी चेस्ट भी। इस तरीके से देखिए, ये हो गई आपकी सी शेप और ये हो गई नी चेस्ट पोजीशन। दोनों पोजीशन के थ्रू किया क्या जाता है कि जो आपका CSF है उसको बाहर निकाल के टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर L3 to L4, L4 to L5 वर्टिब्रा है जो यूज की जाती है। देखिए यहाँ पर निडल साइज पूछी जाए यदि आपसे एग्जाम में, जैसे आपको पोजीशन तो पता है कि सी शेप्ड होगा, लाइंग पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन होगी, दोनों यूज कर सकते हैं। यदि निडल की बात करें तो नॉर्मल निडल यूज नहीं की जाती हैं, जो अलग से निडल होती हैं कि जो टर्न ना हो वो होती है 26 गॉज की।
लोकेशन की बात करें तो एडल्ट में L3 to L4 के बीच में कॉमनली यूज़ किया जाता है, मतलब जो वर्टिब्रा है यहाँ पर, ये देखिए L3 to L4 यूज़ किया जाता है किसमें, एडल्ट पेशेंट में। यदि बच्चे हैं तो L4 to L5। लेट्स से किसी को मेनिंजाइटिस डायग्नोस किया जा रहा है या मेनिंजाइटिस जैसे सिम्टम है, तब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा क्या, स्पाइनल टेप और लंबर पंचर। तो यदि बच्चों में पूछें तो L4 to L5, यदि बड़ों में पूछें, एडल्ट में पूछें तो L3 to L4 को कॉमनली यूज किया जाता है। और ये यहाँ पर क्या रही, यहाँ पर निडल साइज भी रही 26 गॉज की। नेक्स्ट वन इज the number of new cases occurring in a defined population, क्या है, number of new cases occurring in defined population in a specific period of time, that is known as, यदि किसी पॉपुलेशन में, किसी एरिया वाइज पॉपुलेशन में कोई बीमारी निकलती है, नए केसेस होते हैं, तो क्या होगा, इंसिडेंस, प्रिवलेंस पीरियड, पॉइंट प्रिवलेंस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, क्या कहेंगे हम उसको। यदि किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी में किसी बीमारी के नए केसेस आते हैं तो वो हमेशा कहलाता है इंसिडेंस। क्या होगा, इंसिडेंस। यदि नए और पुराने दोनों को मिला के आपको पूछ लिया जाए तो क्या कहलाएगा आपका, प्रिवलेंस। क्या होगा, प्रिवलेंस। अभी देखिए छोटी छोटी कम्युनिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपको याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आती भी है। तो यहाँ पर इंडेक्स केस मतलब किसी भी बीमारी का पहला केस जो क्या किया गया हो, जो इन्वेस्टिगेटर है या डॉक्टर के थ्रू रिकॉर्ड किया गया, डॉक्यूमेंट किया गया हो, तो वो कहलाता है इंडेक्स केस, एग्जाम में आता है। दूसरा होता है प्राइमरी केस, मतलब पहला केस, पहला केस, लेकिन इसके ऊपर जो कंफर्म है, जो फर्स्ट केस है, प्राइमरी केस का मतलब होता है फर्स्ट केस ऑफ कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज का, जो कि कहीं की भी पॉपुलेशन में हुआ हो, लेकिन इसको जब नोट डाउन किया गया हो फिजिशियन के द्वारा, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, तो वो कहलाता है इंडेक्स केस। प्रिवलेंस का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी के नए और पुराने दोनों तरीके के केस, और इंसिडेंस का मतलब होता है ओनली न्यू केसेस। क्या है, ओनली न्यू केसेस। नेक्स्ट इज Which of the following is a leading cause of death in adolescent? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत में जो लीडिंग कॉज है डेथ का एडोलेसेंट में, मतलब 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप में, वो क्या है, सुसाइड, एक्सीडेंट, स्ट्रेस इलनेस, या फिर कम्युनिकेबल डिसीज। तो जो एडोलेसेंट एज में सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज है डेथ का, वो क्या माना जाएगा। जैसे बच्चों में कहें तो डायरिया माना जाता है, बच्चों में कहें तो डायरिया माना जाता है, लेकिन एडोलेसेंट एज ग्रुप में सुसाइड तो होगा नहीं, स्ट्रेस इलनेस हो सकता है, कम्युनिकेबल डिसीज होगा कि एक्सीडेंट होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। सॉरी फॉर दैट कि आज की क्लास थोड़ी छोटी रही, बट जो इवनिंग क्लास होगी वो उसमें आपका पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, और आप लोग ये चीज़ ज़रूर बताना कि जो आज की क्लास में बेसिक 4 या 5 क्वेश्चन जीके जीएस के ऐड किए गए वो आपको अच्छे लगे या नहीं। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपको हर एक जो आफ्टरनून वाली क्लास होती है उसमें आपको 5, 10 जितने क्वेश्चन पॉसिबल होगा आपको नर्सिंग के साथ साथ ऐड किए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।